नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल और जॉर्डन के दौरे पर हैं। युद्ध जो है वहां पर बढ़ता जा रहा है और उस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजरायल जाने की खबर है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच बाइडेन का दौरा कई संकेत देता है। वो इजरायल और अरब दोनों नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, चूंकि इस युद्ध के एक बड़े क्षेत्रीय संकट में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक बाइडेन इजरायल के बाद जॉर्डन जाएंगे। जॉर्डन में उनकी मुलाकात किंग अब्दुल्ला II से होगी। बाइडेन जॉर्डन में ही मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले बाइडेन ने इराक के प्रधानमंत्री शिया अल सुडानी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी से फोन पर भी बात की है। पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन हमास को समझाने के लिए सऊदी अरब से बात करने पहुंचे थे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन खुद इजरायल के बाद जॉर्डन पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ तो अमेरिका इजरायल के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन साथ ही अरब देशों से बात करके गाजा को मदद पहुंचाने की कोशिश में भी जुटा है। तो सवाल ये इस वक्त उठ रहे हैं, इस दौरे को या अमेरिका के रुख का क्या मतलब निकाला जाए? क्या अमेरिका का रुख इस युद्ध को लेकर नर्म पड़ रहा है? बाइडेन इजरायल और जॉर्डन का साथ में दौरा करके क्या ये संदेश देना चाहते हैं अमेरिका इजरायल के भी साथ खड़ा है, लेकिन गाजा के भी आम लोगों का हित चाहता है? ये ईरान को भी कड़ा संदेश है। इजरायल दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमास के बर्बर आतंकी हमले के बावजूद इजरायल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुधवार को मैं इजरायल का दौरा करूंगा। इसके बाद मैं गंभीर मानवीय जरूरतों पर चर्चा करने के लिए जॉर्डन की यात्रा करूंगा, नेताओं से मिलूंगा और ये स्पष्ट करूंगा कि हमास फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए नहीं खड़ा है। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं पूर्व राजनयिक स्कंद तयाल। इस वक्त जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजरायल का दौरा और उसके साथ साथ जॉर्डन भी उनका जाना क्या संदेश दे रहा है? ये कितना अहम है और इसके क्या मतलब निकाले जाएं? क्या ये माना जा सकता है कि इस वक्त अमेरिका एक बीच बचाव के मोड में है? बार बार अमेरिका ने ये संदेश सख्ती से दिया है कि वो इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन अभी क्या कहें कि कुछ नर्म पड़ा है ये रुख और अरब नेताओं से बातचीत करके अमेरिका इस मसले को सुलझाने की कोशिश में तेजी दिखा रहा है? देखिए, अमेरिका का जो प्रयत्न रहा है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन का प्रयत्न रहा है पिछले 3 साल में कि किसी तरह इजराइल का आइसोलेशन पूरे अरब वर्ल्ड में खत्म किया जाए। और ये एक बाईपार्टीजन वहां पर नीति है। ट्रंप साहब के समय जब थे, अब्राहम अकॉर्ड हुए थे और यूएई वगैरह के साथ इजराइल के संबंध बढ़े थे, और अब सऊदी अरेबिया के साथ भी बढ़ रहे हैं। हमास ने जो भी कुछ किया है, जो भी एनालिसिस आप लोगों ने दिखाई है और दुनिया में जो भी मीडिया दिखा रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमास उस प्रक्रिया को रोकना चाहता है और किसी न किसी तरह उसका ये प्रयत्न है कि इतनी आग वहां लगा दी जाए कि जो शांति की तरफ रीजन का एक रुझान था, एक चाल थी, उसको रोक दिया जाए। और ये भी सब दुनिया देख रही है कि पैलेस्टाइन के जो जितने भी उनके लेजिटिमेट राइट्स हैं, हमारे यहाँ भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कहा गया है कि भारत 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानता है और पैलेस्टीनियंस के राइट्स को भी पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। उस तरफ कोई प्रगति नहीं हो रही थी और इजराइल के ऊपर कोई दबाव नहीं था। हमें याद है कि किस तरह प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने नेतन्याहू साहब के ऊपर, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर दबाव डालने का प्रयत्न किया कि नए सेटलमेंट्स वो वेस्ट बैंक में ना बनाए। तो नेतन्याहू साहब ने बिल्कुल उनको डिफाई किया और यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया। बहुत उसमें उन दोनों में बदमज़गी हुई थी। जी इस जी। सब बैकग्राउंड में जो
प्रेसिडेंट बाइडेन का प्रयत्न है और उसकी प्रिपरेशन एंथनी ब्लिंकन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने की। वो पिछले 3-4 दिन से उसी रीजन में है, उसी, और हर एक जो अरब देश है मुख्य खास उन सबसे भी उन्होंने बातचीत की। और तो इस समय जो राष्ट्रपति बाइडेन का और एंथनी ब्लिंकन और अमेरिका का प्रयत्न है कि वहाँ इजराइल का रिटेलिएशन इतना अधिक न हो कि पूरी अरब स्ट्रीट इजराइल के खिलाफ हो जाए। और जो प्रयत्न ये पिछले 5-10 साल से कर रहे थे तो इजराइल आप कह को रहे हैं कि इंटीग्रेट। कोशिश ये भी है कि इजराइल का जो इस वक्त जवाबी हमला है उसमें इजराइल को भी बैक चैनल ये समझाया जाए कि इतनी ज्यादा ना हो चीजें, ज्यादतियां, जो बिल्कुल मानवीय त्रासदी है वो इतनी ना बढ़े कि बिल्कुल उसका रास्ता ही बंद हो जाए किसी तरह की बातचीत का। अब ये जॉर्डन भी जाएंगे, जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला II से मिलेंगे, उसके बाद मिस्र की राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होगी, पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट से भी वो मिलेंगे, अरब देशों से भी बातचीत इस वक्त कर रहे हैं इजराइल के साथ साथ। हमने देखा कि इजिप्ट में कल ट्रक लोड्स ऑफ एड जो है वो रुका रहा कि यहाँ पर आए ह्यूमैनिटेरियन जो ग्रुप्स हैं वो इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोगों तक नहीं पहुँच सका। ये भी कोशिश अमेरिका की रहेगी कि जो आम लोग हैं गाजा के वहाँ तक एड पहुँच सके। अरब मुल्कों से इस बारे में भी बातचीत हो सकती है। जॉर्डन जाने का संदेश क्या इस वक्त है? देखिए, जो अरब देश हैं वो सब पैलेस्टीनियंस के तो साथ हैं, पर चाहे वो राष्ट्रपति सीसी हो, चाहे वो प्रिंस सलमान हो, वो हमास के बहुत खिलाफ है, क्योंकि हमास इस्लामिक ब्रदरहुड से मिला हुआ है, हमास ईरान से मिला हुआ है, और हमास इन सब देशों की सरकारों को भी गिराना चाहता है। तो किसी ना किसी तरह प्रयत्न ये रहेगा कि हमास को खत्म किया जाए, पर पैलेस्टीनियन जो आम नागरिक है उसकी कुछ सुरक्षा हो और उसके मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाए। वो कैसे किया जाए उस पर ये सब बातचीत चल रही है। और मैं ये नहीं समझता कि पैलेस्टीनियन जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसमें प्रधानमंत्री नेतन्याहू बिल्कुल उस तरफ आगे नहीं जाना चाहते। जैसे पहले कुछ प्रधानमंत्री वहां हुए हैं, अहूद बराक वगैरह, जो उस तरफ चलना चाहते थे और उस समय नहीं हो पाया। पर इस समय प्रयत्न यही होगा कि किसी तरह इजराइल का जो रिटेलिएशन है वो हमास तक सीमित रहे। और इतनी ज्यादा पैलेस्टीनियन, देखिए 2500 पैलेस्टीनियन तो ऑलरेडी वहां मर चुके हैं, जबकि शायद 1200 ज्यूज ही मरे हैं। और ये संख्या तो बहुत बढ़ सकती है जितनी शक्ति, फायर तो पावर अब जी जी इजराइल के साथ है। तो जी, आपने और सही कहा कि कोशिश ये है कि जो आम फिलिस्तीनी है, गाजा के जो आम लोग हैं वहां पर जो संख्या लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, घायलों की संख्या बढ़ रही है, वहां पे वो कुछ थमे। और एंटनी ब्लिंकन वहां गए और अब राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो ये दौरा है, इससे क्या ये समझा जा सकता है कि ये जो जंग जिसका 11 दिन अब हो चुके हैं वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कुछ कमी नजर आएगी या कुछ ये थमेगी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसमें आशा की किरण है, क्योंकि इसराइल के ऊपर अगर कोई देश दबाव कुछ डाल सकता है वो केवल अमेरिका है। और उसको, इसराइल को यही समझाना होगा कि केवल आप बदले की भावना से इस समस्या को ना देखें और एक दूरदृष्टि से देखें, तो शायद आपके भी हित में है कि वहाँ पे बहुत अधिक किलिंग ना हो, क्योंकि विश्व में भी बहुत उसकी प्रतिक्रिया होगी और अमेरिका को बहुत मुश्किल होगा इसराइल को आइसोलेशन से बचाना। तो हो सकता है कि सब देश थोड़ा संयम से काम लें और विवेक से काम लें। और अगर इस सब मारामारी के जी जी बाद 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ कुछ कदम आगे बढ़ा जा सकता है, मैं समझता हूँ विश्व के लिए, उस रीजन के लिए, सबके लिए एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी शायद ये जी एक कोशिश, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन के स्टेटमेंट में ये भी आया है कि वो पैलेस्टीनियंस का वो देयर शुड बी ए पाथ टुवर्ड्स द पैलेस्टीनियन स्टेट, कि कुछ रोड मैप तो हो, कुछ रास्ता तो हो कि भाई इस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो भी पीछे हो रहा है पिछले 5-10 साल में वो तो उल्टे जा रहे हैं, क्योंकि नए नए सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक में भी बन रहे हैं और जो पैलेस्टाइन का एरिया है वो तो कम होता चला जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब देखिए क्या होता है। जी। पर तो आप प्रेसिडेंट कह रहे हैं बाइडेन कि का वहां इसका कोई जाना एक रास्ता अच्छा निकालना संकेत होगा है। अगर जी जी कोई 2 स्टेट सोल्यूशन पे तो ये लोग आमादा नहीं है, लेकिन इस तरह की अगर कोई इसमें कोई सोल्यूशन नजर आए तो इसी से इसका हल होगा। आपने कहा कि वहाँ पे आप
सेटलमेंट्स जो हैं वो और बढ़ते गए हैं, वेस्ट बैंक के इलाके में भी फिलिस्तीनी इलाका सिमटता जा रहा है। तो ये इसके मूल में है समस्या के। बहुत शुक्रिया आपका स्कंद तयाल। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन का वहां जाना ये संकेत करता है कि फुल फ्लेजेड अटैक 1-2 दिन में नहीं होगा और प्रेसिडेंट बाइडेन शायद उसको रोकने में सफल हो। बिल्कुल ये एक बड़ी बात है। यही मैं अभी आपसे पूछ भी रही थी कि जब वो वहां पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति बाइडेन, तो शायद फुल फ्लेजेड अटैक जो है उसमें कुछ कमी आएगी, वो रोका जाएगा और प्रेसिडेंट बाइडेन इसे रोकने में शायद कामयाब हो। अरब लीडर्स से भी वो मिल रहे हैं और कोशिश अमेरिका की रही है कि इजराइल को अलग थलग पड़ने से बचाया जाए। ये भी कोशिश रहेगी कि ऐसी सूरत ना बने कि इजराइल का आइसोलेशन बढ़े और साथ ही जो गाजा के लोग हैं वहां तक किसी तरह से मदद भी पहुंच पाए। धन्यवाद आपका। अब एक बार नजर डालते हैं पहले कि इजराइल गाजा की जो युद्ध चल रहा है वहां पे इस वक्त हालात क्या हैं। मानवीय त्रासदी लगातार बढ़ी है। सोमवार को इजिप्ट की सीमा में एड सामग्री से लदे ट्रक यहां खड़े रहे, उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। गाजा में जो आम लोग हैं और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप हैं वहां पे पानी और खाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। जनरेटर्स के लिए ईंधन खत्म हो रहा है। हमास के इजराइल पर हमले और उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 1400 इजरायली मारे गए हैं और फिलिस्तीन में मारे जाने वाले लोगों की तादाद अब तक 2778 है। इसमें हज़ारों की तादाद में लोग घायल भी हैं। इजराइल का दावा है कि अभी भी उनके 200 लोग गाजा के कब्जे में हैं, यानी हमास हॉस्टेज बनाया हुआ है। बंधकों को छोड़ने के बदले हमास ने इजराइल की जेलों में बंद 6000 कैदियों को छोड़ने की मांग की है। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद उत्तरी गाजा से अब तक 6 लाख लोग दक्षिण की ओर जा चुके हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने बमबारी की है। आतंकी सैन्य ठिकानों पर बम गिराए गए हैं। हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। सोमवार को इजराइल की तरफ रॉकेट चलाए गए थे। इसी के जवाब में इजराइल की कार्रवाई भी हुई है। साथ साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से बात की है और कहा है कि वो पूरी मदद करेंगे युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने में। गाजा से 6 लाख फिलिस्तीनी दक्षिण की ओर गए हैं। अब भी 1 लाख फिलिस्तीनियों को दक्षिण जाना है और यहाँ पर परेशान परिवार हैं। बंधकों के बदले में जो हमास की इजरायली जेलों में 6000 कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। गाजा के 35 अस्पतालों में करीब 3500 लोग भर्ती हैं। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह वहाँ मौजूद हैं, वहाँ से लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं। भारतीय मूल के यहूदी सैमसन से उन्होंने बात की है जो 1967 से इजराइल में रह रहे हैं। इजराइल में 18,000 भारतीयों के साथ साथ 85,000 भारतीय मूल के यहूदी रहते हैं। हमारी मुलाकात सैमसन से हुई है जो कि 1967 में भारत से यहाँ आ गए थे और तब से पूरा जीवन इन्होंने यहीं बिताया है। तो हम इनसे एक छोटी सी चर्चा करेंगे, मैं और हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा। पहले आप ये बताइए कि आप जब 1967 में आए, जब इजराइल सीरिया वॉर जो है वो ख़त्म होने के पहले आए या ख़त्म होने के बाद आए? बाहर आए। मैं बहुत छोटा था, मे बी 7 years, and I come with my family, my brother and sister. My little sister was maybe seven months. Okay. You have lived here for a long time, right? Yes. And but last 1 week must have been a nightmare. एकदम खराब सपने की तरह. No. It's maybe a crazy month. But we have in my life in 60 years we live here. It's hard to live here. It's very good country, but hard to live here because all the people live in round of me, of all the Israel. It's very hard to live with people. सब साथ रहते हैं, सभी परिवार की तरह रहते हैं। तलवार से रहता है। इनके पूछने का मतलब ये था कि क्योंकि जिस तरीके से जो अशदोद है वो भी काफ़ी निशाने पर रहा है रॉकेट हमले का, तो ऐसे में आप लोगों को भी खतरा लगता है कि नहीं, खतरा नहीं लगता है। बिकॉज कि हम लोग फाइट करने को तैयार है। हम सब लोग एक किया, आर्मी किया,
सब मेरा 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 मेरे को 3 चिल्ड्रन है, उन लोग सब लोग पुलिस है, बट यू कैन लिव हियर, believe to have to be तो ये आपका घर है जहाँ पे आप नहीं, ये मेरा घर नहीं है। अच्छा, मैं रहता है भाई का घर भाई का घर है। लेकिन अच्छा। इतने लोग यहाँ पर मारे गए यहाँ पर इजराइल में जो सैटरडे को हुआ, so many people were killed. It's a very sad thing. Do you ever think कि अगर कहीं और होते in some other place, नहीं। it would not happen? I didn't believe in my. I don't know how to say it. I don't believe this is where I live. If I believe in this, I come to this side, this moment. I don't know what to say. आपने हमसे बात की और आपने वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप जो हैं वो सुरक्षित रहें और हर कोई जो इजरायली है वो सुरक्षित रहे, और जो भारतीय मूल के यहाँ पे जो लोग हैं, भारतीयों को 18,000 जो भारतीय हैं पासपोर्ट होल्डर हैं, उनको तो वापस वतन लेके जाया जा रहा है, उनमें से जो जाना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने यहीं रहने का फैसला किया, ये आपका रिजॉल्व दिखाता है। और जो कुछ भी आपने कहा, जिस तरीके से कि जिस तरह की आतंकी वारदात यहाँ पे हुई है, उसके प्रति जो आपका रिजॉल्व है और एक अपने देश के साथ खड़े होने की जो का जो एक प्रण है, वो काफ़ी कुछ कहता है। जी बिल्कुल, आक्रोश जो है वो भी बताता है, एंड द डिटर्मिनेशन टू बी हियर विथ आवर ओन पीपल, दैट इज समथिंग विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इजरायली पीपल। अशदोद से उमाशंकर सिंह और कादम्बनी शर्मा, एनडीटीवी और एनडीटीवी इंडिया के लिए। और समलैंगिक शादियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया है। समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं दी है। कोर्ट ने संविधान पीठ के 5 जजों का एक मत से फैसला इस पर आया है। ये विधायिका का अधिकार है, ये संविधान पीठ का कहना है। और संविधान पीठ ने कहा है कि शादी का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये भी कहा गया कि समलैंगिक बच्चा गोद नहीं ले सकते। गोद लेने के मुद्दे पर 3-2 के बहुमत से फैसला हुआ है। समलैंगिकों के अधिकारों की पहचान के लिए एक कमेटी बने, कुछ कानूनी अधिकार, सामाजिक सुरक्षा लाभ दें, उत्तराधिकार पर विचार करें, संयुक्त बैंक खाते खोलें, बीमा पॉलिसियों में भागीदार नियुक्त किया जाए। समलैंगिक शादी पर जो फैसला आया है उसमें बहुमत की राय क्या है और अल्पमत राय क्या है, ये आपको दिखाते हैं। बहुमत राय ये है कि शादी का अधिकार नहीं है। अल्पमत की राय भी इसमें यही है कि शादी का अधिकार नहीं है। सिविल यूनियन का अधिकार नहीं है, सिर्फ कानून से संभव सिविल यूनियन का अधिकार है। अल्पमत की राय ये है कि बच्चा गोद लेने का अधिकार हो। बहुमत की राय है कि बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। बहुमत की राय है कि अपना साथी चुनने का अधिकार हो। ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार है। ये दोनों मानते हैं कि ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता तो नहीं दी, लेकिन उनके हक में एक अहम राय रखी है। LGBTQ समाज अदालत के आज के आदेश को किस तरह देखता है, इसे जानने के लिए हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने 8 लोगों के साथ ये बातचीत की है। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट से मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन अब ये जो संसद और विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में है, फैसला सरकार को लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया।
LGBTQ कम्युनिटी के तमाम लोग मुंबई में इस जगह पर ललित होटल में हम मौजूद हैं, यहाँ पर इकट्ठा थे और एक एक करके मीडिया से भी ये बात कर रहे हैं। एक चौपाल इस वक्त हम इनके साथ कर रहे हैं। तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, पिटिशनर हैं, कपल हैं, वो हमारे साथ हैं और अपनी पहली प्रतिक्रिया ये सामने रखेंगे। हरीश अय्यर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। लंबी लड़ाई थी हरीश जी आपकी, आप खुद भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से गुजरे हैं, लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, आपकी उम्मीदें थी और आप सुन भी रहे थे जजमेंट और आपको लग रहा था कि शायद आपके पक्ष में आ भी सकता है। पहली प्रतिक्रिया आपकी? हम डिसअपॉइंटेड तो ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमारे पक्ष में ये जो दलीलें थी वो हमारे पक्ष में ज़रूर था, बट एंड का रिज़ल्ट जो है सब लोगों ने कहा कि ये हो सकता है, ये अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बट कुछ किया नहीं किसी ने। मगर ये जानना भी ज़रूरी है कि अभी इलेक्शंस अभी थोड़े ही दिनों में अभी वक्त कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो LGBT समुदाय के लोग जो होते हैं 17% पॉपुलेशन के हैं और LGBT समुदाय के लोग के सपोर्टर्स यंगस्टर्स जो होते हैं वो सब सपोर्ट करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट या बाकी के गवर्नमेंट्स ने कोई नतीजा नहीं लिया इसके ऊपर, तो हमें नतीजा लेना होगा इलेक्शंस के दौरान। किस तरह से करेंगे वो? तो हम उन लोगों को वोट करेंगे जो हमें सपोर्ट करते हैं। एक कपल हमारे साथ है, इंदर और आशीष। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोगों की भी लड़ाई बहुत लंबी है, 11 सालों से आप साथ हैं। क्या उम्मीद थी आज और कोई पॉजिटिव टेक जो आपको लग रहा है कि आप ले सकते हैं आज के जजमेंट से? बहुत सारे पॉजिटिव टेक्स हैं एक्चुअली। डिपेंड करता है कि आप किस नज़रिए से देखते हैं हर एक सिचुएशन को। इसमें ऑब्वियसली अगर आप बोलेंगे कि आप हताश हुए, निराश हुए, तो वो हुए। हमने भी सोचा था कि बहुत कुछ अलग तरीके का नतीजा निकलेगा, जो नहीं हुआ तो ऑब्वियसली एक वो दुख होता है। बट पॉजिटिव टेक्स में मैं ये बोलूँगा कि अभी मैं इनसे बात कर रहा था कि जो CGI के थॉट्स थे, जो उन्होंने रिफॉर्म्स बोले, जो सेंटर को सजेशंस दिए, वो बहुत ही उम्दा है। और इंदर, मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि अगर आज फैसला आपके पक्ष में आता तो शायद आप प्रपोज करते आशीष को। वो प्लान मुझे नहीं मालूम था। ये प्लान था इनका? हाँ इंदर, ये प्लान तो था, पर अभी तो हम लोग करेंगे वो, पर कैमरे के सामने नहीं करेंगे अभी। बट वील डू इट। ऐसे नहीं कि नहीं हम लोग निराश हो गए, वील फाइट। हमेशा से फाइट किया है हम लोगों ने हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए। एंड 377 में कितने साल हम लोगों ने फाइट किया, तब जाके वो हमारी लाइफ से बाहर गया था। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, हम लोग निराश नहीं हो रहे। वी विल फाइट, वी हैव होप कि यहाँ नहीं तो कहीं और। देखिए, कम्युनिटी थोड़ी सी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से थोड़ी सी मायूस तो ज़रूर है। अगर हमने 5 या 6 मांगे आगे रखी हैं तो उनमें से 1 या 2 पूरी हो गई है, बाकी 4 के लिए अभी वक्त लगेगा। लेकिन उसका एक सकारात्मक जो उसका दृष्टिकोण ये है कि ये जो निर्णय आया है ये हमारे विरोध में नहीं आया है। जो भी हमारी मांगे मान ली गई है तो मान ली गई, और बची हुई मांगों के लिए हमें क्या करना है इसका एक रास्ता दिखाया है माननीय न्यायालय। मुश्किल होने वाला है वो रास्ता, बहुत मुश्किल है। देखिए, इसके पहले का रास्ता इससे भी मुश्किल था। हम सोच सकते हैं कि आज से 10-15 साल पहले जो 377 के लिए लड़ रहे थे या जो ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए लड़ रहे थे, उनका रास्ता इससे भी बहुत भयानक था। आज के ज़माने में हिंसा कम हुई है, भेदभाव कम हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा मिट गया है, लेकिन बहुत कम हुआ है। आज के ज़माने में मैं एक नेशनल चैनल के कैमरे के सामने खड़े रह के खुद के बारे में बात कर सकता हूँ। ये चीज़ मुझे पता नहीं कि 20 साल पहले थी या नहीं। शिवाली जी, आप भी अपनी पहचान बता दें, और आप भी जजमेंट थ्रू आउट सुन रही थी। आपका पहला रिएक्शन? शिवाली छेत्री नाम है, प्राउड ट्रांस वुमन हूँ मैं, और इट्स बीन लाइक 13 ईयर्स। रिसेंटली मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया, इंडिया का पहला ट्रांस वुमन डांस स्कूल एंड डांस थिएटर स्टार्ट किया है, इसका नृत्य कंगना। तो आज तो वही बात होगी कि आज हम जजमेंट सुनने सुबह मैं घर से 6 बजे उठ के 8 बजे घर से निकल गई, 10 बजे पहुंचूंगी करके। और जब चारों जजेस ने मिलके सलाह मशवरा करके जजमेंट दिया, और जजमेंट दे के फिर मुझे हक दिया। और एक तो बात ये हो कि सीट्रस विटामिन C मुझे दे के मेरा विटामिन D छीन लिया, यू नो, कि तो वो भी तो मेरा हक है ना कि भाई मेरे को मेरे भाई के और लेस्बियंस जो बहनें हैं या फिर जो गे ब्रदर्स हैं उनको भी तो उनका हक मिलना चाहिए। जो हमारा सोच है कि हम सिर्फ एक लड़का और एक लड़का, एक लड़का और लड़की,
हम ही रहेंगे, ये सोच को भी एक समय के बाद उसको भी पिछड़ा हुआ सोच माना जाएगा। समाज बदल रहा है और हमें समाज के साथ बदलना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से हरीश बता रहे हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि समाज बदल रहा है, ज़मीन पर ये बदलाव बीते 10-11 सालों से जो ये ज़मीन पर लड़ रहे हैं उसमें वो ज़रूर देख रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने भले ही कानूनी मान्यता न दी हो समलैंगिक विवाह को, लेकिन एक रास्ता ज़रूर दिखाया है। पर वो रास्ता जो है सरकार की ओर से होके जाता है, जटिल होगा लेकिन उम्मीद बंधी हुई है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। तो रास्ता जटिल है, रास्ता लंबा भी है, लेकिन एक उम्मीद की किरण है LGBTQ कम्युनिटी को। एक ब्रेक ले रहे हैं, समय हम 5 की बात में। देश के पहले रैपिड रेल का उद्घाटन 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अगले ही दिन से इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल ये ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई तक जाएगी। ये देश का पहला हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिट सिस्टम है। रैपिड रेल के कोच भी साहिबाबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता हिमांशु शेखर वहां मौजूद थे। भारत की सबसे एडवांस्ड RRTS रैपिड एक्स ट्रेन सर्विस 20 अक्टूबर को लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं ट्रायल रन्स यहां पर चल रहे हैं। ये पहली तस्वीरें हैं RRTS ट्रेन सेवा की, रैपिड रेल ट्रेन सेवा की, जिसका नाम रैपिड एक्स दिया गया है। और ये ट्रेन सेवा जो है पहले चरण में करीब 17 किलोमीटर की जो दूरी है साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच, उसे सिर्फ 15 से 17 मिनट में पूरी करेगी। और इसमें 6 कोचेस लगाए गए हैं। विशेषकर एक कोच महिलाओं के लिए होगा, एक कोच जो है वो प्रीमियम कोच होगा जिसका किराया स्टैंडर्ड कोच से ज़्यादा होगा। और ये ट्रेन जो है वो हाईटेक जो सुविधाएं हैं उससे लैस है। जो इसमें सीटें हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। शताब्दी ट्रेन या इकोनॉमी क्लास की ट्रेन जैसी सीटें हैं, रिक्लाइनिंग सीट्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंट्री और एग्ज़िट के लिए भी बहुत विशेष सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। एक ग्लास वॉल से इस पूरे प्लेटफॉर्म को ट्रैक से प्रोटेक्ट किया गया है। और सिर्फ ये जो गेट है वो खुलेगा जहाँ से यात्री इसके अंदर जा सकेंगे। पहले चरण में 17 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा। साहिबाबाद से गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद से गुलदार, गुलदार के बाद दुहाई और दुहाई डिपो। आप देख सकते हैं ये गेट अभी अभी ओपन हुआ है यहाँ पर। और ये एक प्रीमियम कोच है जो सबसे महंगा कोच होगा इस ट्रेन का, जिसमें विशेष सुविधाएं हैं कम्यूटर्स के लिए, जो प्रीमियम कैटेगरी के कम्यूटर्स हैं। और जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे स्टेशन पर तो वो अच्छे से रेस्ट कर सकें, उसके लिए भी यहाँ पर विशेष इंतज़ाम RRTS ने किया है। और ये एक प्रीमियम कैटेगरी के जो पैसेंजर्स हैं उनकी सुविधा के लिए किया गया है। आप देखिए यहाँ पर विशेष टेबल्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर वो स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर फूड स्टॉल्स भी होंगे उनके लिए जब वो वेट करेंगे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 मिनट की तय की गई है। और प्रीमियम कैटेगरी के पैसेंजर्स के लिए विशेष तौर पर एक अलग से लॉन्च जैसा एक एरिया यहाँ पर बनाया गया है जिसको अच्छे से मेंटेन किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप, ये टच स्क्रीन लगाया गया जिसे अभी खोला नहीं गया है। यूज़ दिस टच स्क्रीन टू नो मोर अबाउट RRTS। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट की तर्ज पर कुछ चेयर्स और टेबल्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि ये सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी जब ये रेल सेवा पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा। और प्रीमियम कैटेगरी के पैसेंजर्स के लिए एंट्री और एग्ज़िट के लिए भी एक विशेष इंतज़ाम है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास प्रीमियम कोच में ट्रैवल करने का टिकट है तभी आप इस लॉन्च एरिया में आ सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी पीछे के जो 4 कोचेज़ हैं वो स्टैंडर्ड कोचेज़ होंगे। और एक कोच जो है वो महिलाओं के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर तैयार किया गया है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि 50% से ज़्यादा जो ऑपरेशनल स्टाफ है इस RRTS रैपिड एक्स ट्रेन का वो महिलाएं होंगी, जिनको विशेष तौर पर स्थानीय इलाकों से ही रिक्रूट किया गया। यानी वो मेरठ से दिल्ली के बीच के जो इलाके हैं वहाँ से रहती हैं, वहाँ से उन्हें रिक्रूट किया गया है। और ये एक चार्ट है जो इस पूरे ट्रेन नेटवर्क का एक चार्ट है। आप देख सकते हैं ये मोदीपुरम डिपो स्टेशन से शुरू होके धीरे धीरे मेरठ नॉर्थ, उसके बाद दौरली से लेकर गाज़ियाबाद, साहिबाबाद, आनंद विहार से होते हुए
जंगपुरा तक जाएगी। लेकिन ये पूरी ट्रेन जो ये 82 किलोमीटर की जो दूरी है इन स्टेशंस के बीच, वो पूरी तरह से जो ऑपरेशनल है वो जून 2025 को होगा, यानी उसमें अभी वक्त है। फिलहाल 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और वो उद्घाटन करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा है, 5 स्टेशंस हैं जिनको पहले फेज़ में ऑपरेशनल किया जाएगा। ट्रेन साहिबाबाद से चलेगी, फिर गाज़ियाबाद जाएगी, फिर गुलदार जाएगी, दुहाई जाएगी और फिर दुहाई डिपो स्टेशन। ये 17 किलोमीटर की दूरी जो है वो ट्रेन सिर्फ 15 से 17 मिनट में पूरी करेगी। साहिबाबाद RRTS रैपिड एक्ट स्टेशन से मेरे कैमरा सहयोगी मोहम्मद के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान को आज दादा साहब फाल्के सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ये सम्मान दिया। दादा साहब फाल्के फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। वहीदा रहमान ने बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और उनकी कुछ जानी मानी फिल्में हैं। गाइड, तीसरी कसम जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है, जिसके लिए उन्हें आज याद किया जाता है। वहीदा रहमान की जानी मानी फिल्मों में है चौधरी का चांद भी, और ज़माने तक उन्हें चौधरी का चांद नाम से जाना जाता रहा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ये समारोह में राष्ट्रपति कलाकारों को फिल्म पुरस्कार बांटे गए। पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी के लिए कृति सैनन को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन के जीवन के संघर्ष की कहानी है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे नंबी नारायणन पर देशद्रोह का आरोप लगा और कैसे वो इससे मुक्त होकर PSLV का इंजन बनाते हैं। इस फिल्म में एक्टिंग से लेकर राइटिंग और डायरेक्शन सब कुछ आर माधवन ने खुद किया था। फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो भी था। जोरदार तालियां बतौर निर्देशक, ये आपकी पहली फिल्म है।